दिसंबर 1971 कराची की ठंडी सुबह। शहर के एक सुनसान इलाके में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कागज जिस पर कुछ अजीब से कोड लिखे हैं। 71K डेल्टा 3। पाकिस्तानी अधिकारियों के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये एक संदेश था। लेकिन किसका? कुछ ही दिनों बाद ढाका के आसमान में भारतीय पैराट्रूपर्स उतर रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना निर्णायक बढ़त बना चुकी थी और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण होता है। दुनिया इसे भारत की सैन्य जीत कहती है, लेकिन असली कहानी उस अज्ञात व्यक्ति से शुरू होती है जो शायद एक ऐसे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था जिसने पाकिस्तान की धरती के भीतर रहकर इतिहास की दिशा बदल दी। 1968 में भारत ने एक नई खुफिया एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। इसके प्रमुख बने रामेश्वर नाथ काव। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और दूरदृष्टि। उनका मानना था कि आने वाले युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि जानकारी के स्तर पर भी लड़े जाएंगे। 1970 के अंत तक पाकिस्तान के भीतर हालात बिगड़ रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली जनता और पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के बीच गहरा टकराव था। चुनावों के बाद सत्ता हस्तांतरण से इनकार हुआ। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ढाका और कई शहरों में दमन, गिरफ्तारियां और हिंसा शुरू हो गई। लाखों लोग सीमा पार कर भारत आने लगे। इन्हीं शरणार्थियों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि सूचनाएं लेकर आ रहे थे। रॉ ने इस मानवीय संकट के बीच एक अवसर भी देखा, दुश्मन की गतिविधियों को समझने का अवसर। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया गया। स्थानीय सहयोगी, छात्र, सरकारी कर्मचारी, यहां तक कि प्रशासन के भीतर के असंतुष्ट लोग सब धीरे धीरे इस अदृश्य जाल का हिस्सा बनते गए। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय सेना के साथ समन्वय बढ़ा। हर पुल की स्थिति, हर सड़क की हालत, हर सैन्य टुकड़ी की तैनाती, ये सारी जानकारियां धीरे धीरे सीमाओं को पार कर भारत पहुंच रही थीं। लेकिन खेल सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ये असली शक्ति केंद्र थे। यहीं से फैसले लिए जाते थे, यहीं से सेना संचालित होती थी। रॉ ने व्यापारियों, पत्रकारों और संपर्क सूत्रों के माध्यम से सूचनाएं जुटानी शुरू की। संचार के साधन सीमित थे। वायरलेस सेट, कोडेड संदेश, गुप्त संकेत, हर संदेश मौत और जीवन के बीच की दूरी था। ISI लगातार इस नेटवर्क को खोजने में लगी हुई थी। कुछ एजेंट पकड़े गए, कुछ कभी वापस नहीं लौटे, कुछ जेलों में गुमनाम रह गए। फिर भी नेटवर्क चलता रहा। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई गई, भ्रम की रणनीति। गलत संकेत, भटकाने वाली सूचनाएं, ताकि पाकिस्तान को लगे कि भारत पश्चिमी मोर्चे पर बड़ा हमला करेगा, जबकि असली ध्यान पूर्वी पाकिस्तान पर केंद्रित था। नौसेना की तैयारियां गुप्त थीं। कराची बंदरगाह की संरचना, तेल भंडार की स्थिति, नौसैनिक जहाज़ों की तैनाती, ये सारी जानकारियां किसी उपग्रह से नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद स्रोतों से आ रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल थी। अमेरिका पाकिस्तान के करीब था। सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा। चीन की संभावित भूमिका पर भी नज़र रखी जा रही थी। भारत ने सोवियत संघ से संधि कर संतुलन साधा। हर दिन, हर रात सूचनाओं का प्रवाह जारी था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया। युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन भारत तैयार था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की प्रगति तेज और सटीक थी। 11 दिसंबर को टैंगल में पैराट्रूपर्स का उतरना एक निर्णायक कदम था। ये ऑपरेशन तभी संभव हुआ क्योंकि जमीन की वास्तविक स्थिति पहले से ज्ञात थी। पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनें कमजोर थीं, उनकी संचार प्रणाली दबाव में थी। ढाका की ओर बढ़ती भारतीय सेना के सामने विरोध धीरे धीरे कम होता गया। 16 दिसंबर 1971 ढाका। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुनिया इसे 13 दिनों का युद्ध कहती है, लेकिन ये तैयारी महीनों से चल रही थी। उन अनाम लोगों ने, जिनके नाम आज भी सार्वजनिक नहीं है, दुश्मन के भीतर रहकर सूचनाएं भेजीं। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ आज भी गुमनाम हैं। कराची की उस सुबह मिला अज्ञात व्यक्ति शायद वो भी उन्हीं में से एक था। उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसके पास मिला वो कोड इस बात का संकेत था कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा गया।
ये एक अदृश्य युद्ध था, जानकारी का युद्ध। 1971 की जीत सिर्फ सैनिकों की बहादुरी नहीं थी, ये रणनीति, धैर्य और खुफिया नेटवर्क की मजबूती का परिणाम थी। एक ऐसा नेटवर्क जिसने सीमाओं के पार जाकर सच्चाई जुटाई, जोखिम उठाया और सही समय पर सही सूचना पहुंचाई। युद्ध खत्म हो गया, नक्शा बदल गया, बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन उन जासूसों की कहानी आज भी फाइलों के भीतर बंद है और शायद हमेशा रहेगी।